नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो में। आइए आज फिर हम माननीय आकाश जी के साथ फिर एक डिस्कशन पेश करते हैं आपको। हम जानते हैं कि हमारा आर ओ का 75 दिन का जो टारगेट चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है और हम लोग इसी तरीके से रोज डिस्कशन लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन चलिए देखिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पेश करते हैं आपके सामने। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? हम्म, निम्न में से हम्म, किस सुल्तान ने हम्म, बाजार सुधार या बाजार नियंत्रण लागू किए थे? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होगा। और इसके पीछे रीजन ये था कि बाजार सुधार में बात उठती है कि बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी लाया क्यों। तो पहली बात, उसे एक पूरे भारत पे विजय करनी थी, तो उसे एक बहुत बड़ी सेना रखनी थी। तो अगर वो सेना बहुत बड़ी रखेगा तो और जो है उसके संसाधन पैसे भी उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसने सैनिकों का वेतन कम कर दिया। पहली बात, सैनिकों का जब वेतन कर दिया तो उसे उसे सैनिक रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ और करना पड़ता। तो इसलिए बाजार में जाके सारी चीजें वो फिक्स कर दिया कि कोई भी चीज मतलब एक रेट है, उससे ऊपर नहीं नीचे नहीं। नहीं बिकेगी। ताकि जो जो हमारे सैनिक हैं उसके, उनको सारी चीजें आसानी से सरलता से मिल जाए, उन्हें ज्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए उसने बाजार नियम लाया और सारी चीजों को जैसे माप तोल व्यवस्था भी करवाई। अगर किसी ने अगर उसमें गड़बड़ी की तो उसके लिए भी सजा का व्यवस्था किया। और ये व्यवस्था सिर्फ उसी के शासनकाल तक चली। उसके बाद जस्ट उसके बाद फिरोज शाह, मतलब उसका, उसके बाद उसका ही बेटा जो आया, मुबारक शाह उसका नाम था। तो उसने जो है उसको जो है व्यवस्था को पलट दिया तुरंत। चलिए दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है, जैसा कि अभी डिस्क्राइब किया विनोद जी ने, तो इसका सही ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने ये अस्थायी सेना का भी हम्म, प्रचलन में लाया, बाजार हाँ, नियंत्रण बढ़ाने लगी। हाँ, घोड़े को, नगद वेतन देना स्टार्ट हाँ, किया। घोड़ने घोड़े को दागने की प्रथा भी इसी हाँ, ने लाया था। हम्म। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुबारक शाह किस वंश का शासक था? मुबारक शाह किस वंश का शासक था? पहला है खिलजी वंश, दूसरा है सैयद वंश, तीसरा लोधी वंश और चौथा तुगलक वंश। तो इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो फिर दोस्तों सैयद वंश हो जाएगा। हम्म, तो सैयद वंश की जो संस्थापक थे हम्म, खिज्र खां, हाँ, तो इसके बाद ये शासन बना था यही मुबारक शाह। हम्म। मुबारक शाह दोस्तों, ये जो है तुगलक और उनके बीच था, क्या नाम है, लोधी के बीच इनका शासन काल आया था। लगभग लगभग 1312 या 14 के करीब में, 1314 या 12 के करीब में इसे आया था इसका शासन। का पहला शासक खिज्र खां था। उसके बाद मुबारक शाह उसका एक मतलब प्रसिद्ध शासक हुआ उस वंश का। तो ऐसी कोई डायनेस्टी नहीं थी कि नहीं क्या, किस नाम से इनको बुलाया जाए, कोई ऐसा नाम नहीं था। तो सैयद डायनेस्टी इनको नाम दिया गया है हिस्ट्री में। उन्होंने काफी कुछ अच्छा अच्छा काम भी किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? हम्म, फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशकों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? हम्म, ऑप्शन ए है आयरलैंड के संविधान से, हम्म, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, हम्म, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम्म। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर आयरलैंड होगा। हम्म। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। उसके बाद देखा जाए और ऑप्शंस में, अगर अफ्रीका से देखा जाए तो अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन संशोधन, तीन सौ आर्टिकल अड़सठ 368। 368, लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया है। हम्म। उसमें जैसा अफ्रीका में था वैसा एकदम नहीं रख दिया गया है। हमारे जो लोग, बहुत सारे हिस्टोरियंस मतलब संविधानविद ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, ये
कॉपी हुआ संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जिस संविधान से भी जो चीजें ली गई हैं उसको एज इट इज नहीं रख दिया गया है। अपने भारतीय कंडीशन के अनुसार देखा गया है कि भारत में कैसे लागू हो सकता है। उसका गहन अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान सभा में जो निर्माता थे उन्होंने रखा उसको। और देखा जाए तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। और उसके बाद फिर कनाडा, आपने ऑप्शन दिया तो कनाडा से यूनियन संघ लिया गया है। यहाँ पे अंतर है, जैसे संघ तो अमेरिका भी है और संघ जो है कनाडा भी था, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पे यूनियन शब्द का यूज है कनाडा में। और उसका व्यवस्था अलग है। व्यवस्था ये है कि वहाँ जो राज्य हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। जबकि अमेरिका में पहले ऐसी व्यवस्था थी, अब तो बदल दिया है। राज्य चाहे अगर अपना मत अलग होना चाहे अगर उससे, तो वो अलग हो सकते थे। और इसके बाद एक और ऑप्शन क्या बोले थे आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों आप ये लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा वहां से ली गई है। चलिए दोस्तों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यह आर्टिकल 36 से 51 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में कुल 10 देशों के संविधान से जो चीज अच्छे थे, मतलब जो भी मेन देखा जाए तो अपने कंडीशन के अनुसार भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लगभग रखा गया है सभी। और बच्चे जो है थोड़ा बहुत उसे भारतीय संविधान ने अलग अलग जगहों से, अलग अलग 10 देशों से मतलब से लिया है। उसके बाद फिर उसको अपने रूप रंग में ढाल के उसको जो है मतलब अपने संविधान में रखा है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कोणार्क और किस किस नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क और किस किस नाम से जाना जाता है? एक है ब्लैक पगोड़ा, दूसरा है पद्म छत्र, पद्म छत्र, तीसरा है आर्क छत्र, चौथा है सभी। इसका देखा जाए तो सभी हो जाएगा। सही है दोस्तों। सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क जो है उड़ीसा में आपका है। और इसको गंग डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने गंग डायनेस्टी मतलब गंग वंश का राजा था वो। और उसने बहुत सारे निर्माण करवाया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो कुल 8 से 9 सूर्य मंदिर हैं। अभी ये क्वेश्चन और सूर्य मंदिर का ही है, इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे उसको। क्यों? चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती है? ऑप्शन ए है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी है मीथेन गैस, ऑप्शन सी है जलवाष्प, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात सीएफसी। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका तो ऑप्शन हो जाएगा सीएफसी। अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस हम कहते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहते हैं किसे है? पहले क्वेश्चन यही आता है तो बहुत लोग समझेंगे कोई घर में जो है हरी हरी गैस हो गई तो उसको ग्रीन हाउस गैस करेंगे। नहीं, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरण एक बार अंदर आ गई तो बाहर नहीं जा, वो ट्रैप हो जाती है। मतलब उसकी जो एनर्जी है सूर्य की या भी किसी भी लाइट की एनर्जी जब अंदर आए तो एक ऐसा गैस होना चाहिए या एक ऐसी गैस होनी चाहिए जो उस एनर्जी को ट्रैप कर ले। तो इसमें अगर देखा जाए तो CO2 सबसे पहले आती है, मुख्यतः आती है। जलवाष्प भी आती है। अगर पृथ्वी के बारे में बात किया जाए तो जलवाष्प के कारण ही पृथ्वी गर्म रहती है मोस्टली। क्योंकि जो है आप देखिए बारिश के वक्त हमें ज्यादा वो क्यों होता है, जैसे जब बारिश का मौसम आ जाता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ कैसे जाती है, पसीना बहुत स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है। इसी ग्रीन हाउस गैस के मतलब उसके जलवाष्प के ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, आपने एक और आपने बताया था मीथेन। मीथेन काफी सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसका ही यूज मोस्टली किया जाता है। जैसे अब देखेंगे तो कहीं कहीं जाएंगे तो खेती जो होती है टेंट लगा के, जो ग्रीन ग्रीन कपड़ा लगा के नीचे खेती की जाती है, तो वो ग्रीन हाउस गैस के तरीके से ही की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है।
तो इसमें देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें एक विशेषता होती है कि यह अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, जो गैस होती है। हम्म, तो जब सूर्य तप से लघु तरंग दैर्घ्य की किरणें आती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, हम्म, तो यह लघु तरंग दैर्घ्य की जो आती है किरण, तो उसे अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है। जब वही तरंग पृथ्वी से टकराकर दीर्घ तरंग की हाँ हाँ, जो तरंग होती है, दीर्घ तरंग तो बन जाती है तो उसे जाने हाँ, नहीं देती, बाहर जब नहीं वो जाएगी। जाती है तो वो ऊपर जाकर वायुमंडल में, फिर जहां कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बनाया होता है, वहां से टकरा के फिर पुनः पृथ्वी पर आ पृथ्वी पर जाता आती है। है। तो जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी होती है वो बहुत धीरे धीरे बहुत गर्म हो जाती है। तो इसी प्रभाव को ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। कहते हैं। इसे भारत सरकार भी कम करना चाहती है। सूर्य कार्बन मिशन भी जो चलाई है, इसे हाँ, कह रही है कि हम 2070 तक समाप्त कर देंगे। तो हम्म, इसमें विशेष प्रकार के मिशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत हानियां पहुंच रही है दोस्तों। जो हमारे ग्लेशियर है इससे पिघल रहे हैं, जो हमारे वायुमंडल हम्म, की बहुत अधिक गर्मी बढ़ जा रही है, जैसे अब देख बढ़िया। रहे हैं। तो इस समय तापांतर में बहुत ज्यादा इससे जो अंतर आ है जाता है। इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जो देश छोटे छोटे द्वीप पे देश हैं उन हम्म। पे प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, जो तटीय क्षेत्र है वो, जैसे क्योंकि ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं तो समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, मतलब। तो उसमें जो तटीय स्थल है वो धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा डूबते रहे जा हैं। रहे हैं। तो इससे पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस समय। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर नहीं है? जम्मू, असम, उड़ीसा, हरियाणा। इसका सही क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा हो जाएगा दोस्तों, सही है, इनका उत्तर सही है। अब देखा जाए तो आपका लगभग 8 से 9 सूर्य मंदिर है इंडिया में। आपका एक जम्मू में हो गया, फिर राजस्थान में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, फिर उड़ीसा में, अच्छा। असम, मध्य प्रदेश, बिहार। इतने हम्म। राज्यों में आपका जो है, आपका यूपी में एक भी सूर्य मंदिर नहीं है। आप उधर जाएंगे तो फिर पंजाब, हरियाणा और ये सब, एक उत्तराखंड में भी सूर्य मंदिर है। इतने मंदिर, सूर्य मंदिर हैं अपने भारत में। और कोणार्क तो फेमस है ही। कोणार्क का कोणार्क सूर्य मंदिर तो बहुत फेमस ही प्रसिद्ध है। है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? हम्म, फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती हम्म, है? ऑप्शन ए कीनिया, जिसे हम्म, हम लोग केन्या कहते हैं। हम्म, ऑप्शन बी मैक्सिको। हम्म, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। हम्म। ऑप्शन डी ब्राजील। जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगर सारे ऑप्शन को एनालाइज किया जाए तो आप देखिए, केनिया जस्ट कांगो के बगल में है। हम्म। ब्राजील, ब्राजील मतलब मुहाने पे, अमेजन के मुहाने से ही मकर रेखा आपका हो जाती है, भूमध्य रेखा। तो ब्राजील तो डेफिनेटली हो जाएगा। केन्या भी आपका हो जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया से होकर जाती है, जावा से। उसके हम्म। बाद एक ऑप्शन आपका बनता है मैक्सिको। मैक्सिको। तो मैक्सिको से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है। और इसलिए मैक्सिको आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो भूमध्य रेखा पे और सारे देश जो जो हैं, आपका इधर ब्राजील हो गया, फिर बोलीविया हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका पेरू। पेरू नहीं होगा, पेरू नहीं क्वेटो है। होगा। क्वेटो, क्वेटो हो जाएगा। क्वेटो हो जाएगा। इक्वेडोर हो जाएगा। इक्वाडोर हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका। अगर इधर आए तो फिर आपका सोमालिया, हम्म। कीनिया, केन्या है। युगांडा। हाँ। उसके बाद फिर आपका कांगो रिपब्लिक, अंगोला। मालदीव भी आ जाएगा। अंगोला, मालदीव। मालदीव तो उधर बैक हो जाएगा, अंगोला, मालदीव। मालदीव, फिर अंगोला कर दीजिए इधर से आती हुई कुछ ही। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर इसके बाद पोलिनेशिया के द्वीप आ जाएंगे। इंडो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया के द्वीप आ जाएंगे। किरीबाती करके है। किरबाती करके आ जाएगा। उसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, तो हाँ। उसको जो है इतना कंडीशन, जब जो न्यूज में रहेगा वही समझ लीजिए पूछेगा, उसमें से पूछ तो लेगा। दोस्तों, जो भूमध्य रेखा होती है यह पूरे ग्लोब को दो भागों में दो बांटने का भागों में कार्य करती है। इमेजिनरी लाइन है। हाँ।
इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक उस पे रेखा कोई होती रेखा है। है नहीं ऐसी, हाँ। काल्पनिक रेखा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा पे तापांतर जो है हम्म। सबसे कम होता है। न्यूनतम तापांतर होता है। न्यूनतम या सबसे कम होता है। अब इसका मतलब ये है कि जो ताप का अंतर है, जैसे दो सीजन होते हैं हर जगह, मतलब दो सीजन, एक ठंडी एक गर्मी, दोनों में जब एनुअल टेम्परेचर जब निकाल के घटाया जाता है तो हर जगह देखेंगे तो अब ज्यादा आएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पे सबसे कम 21 से 30 के बीच में हमेशा ताप बना रहता है, इसलिए वहां पे 10 से कभी ज्यादा अंतर आता नहीं। जबकि अगर आप मकर रेखा पे देखें या कर्क रेखा पे देखें तो गर्मी का टेम्परेचर आपका 40 पहुंच जाता है, जबकि ठंडी का टेम्परेचर आपका 10, 5, 4 ऐसे ही होता है, तो इसका तापांतर ज्यादा हो जाता है। तो देखा जाए तो जैसे ये भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो होता है, आर्द्रता यहाँ बहुत अधिक बनी रहती है, हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि पूरे साल भर जो है सूर्य उस पे सीधा चमकता है, तो जो है वहां पे देखा जाए तो समुद्र काफी है। भूमध्य रेखा जब होती है तो समुद्र काफी है, तो पानी हमेशा जो है भाप बन के उड़ता रहता है, तो उसके बाद फिर बारिश भी होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आप देखेंगे तो मोस्टली जो ब्लैक पीपल वाला बेल्ट है, मोस्टली इसी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ही पाया जाता है पूरा। हम्म। यही कारण है उसका। मतलब यहाँ पे वाष्पन बहुत अधिक होता वाष्पन बहुत रहता अधिक है। होता है और बारिश भी बहुत अधिक होती रहती है, हम्म। तो इस वजह से जो है, और हमेशा सूर्य वर्टिकल ही रहता है यहाँ पे पूरे हम्म। वर्ष भर, तो इसी वजह से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्मेनिया की गांठ से कौन सा पर्वत नहीं निकलता है? अर्मेनिया की गांठ से हम्म। कौन सा पर्वत नहीं? अल्बुर्ज पर्वत, चारगोस पर्वत, पोंटिक, अल्ताई माउंटेन। तो इसका अल्ताई वांटिक पर्वत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है अल्ताई। अल्ताई सही हो जाएगा इसका। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो विश्व में दो गांठ है, मतलब एशिया में दो गांठ है। एक मतलब अर्मेनिया गांठ वाली है, एक आपकी पामे भारत। पामीर गांठ है। अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ, अर्मेनिया से नीचे की तरफ आपका जारगोस माउंटेन आता है, फिर उस तुर्की में जाएंगे तो फिर आपका अल्बुर्ज माउंटेन हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो पोंटिक माउंटेन भी ऊपर, तुर्की में ऊपर ब्लैक सी पे पोंटिक माउंटेन है, इधर नीचे आपका ये है अल्बुर्ज पर्वत है। हम्म। और इधर आप आएंगे जारगोस है, और इधर आप एक हो जाएंगे तो हिंदुकुश, यहाँ से जो निकलता है, मतलब पामीर घाट से जो निकलता है, ये जाके वहां पे मिलता है, क्या नाम है, अर्मेनियन नाट में। तो इसके बीच में एक पठार है, उसका क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, इसलिए हम जो है बताएंगे नहीं अभी। उसके बाद जो अल्ताई माउंटेन है, ये आपका पामीर नाट से निकलते हुए चाइना में जाता है पर्वत की। चाइना में तो ये लगभग हिमालय के पैरेलल चाइना में जाता है पर्वत। और पामीर घाट से ही आपका हिमालय निकलता है, हिंदुकुश निकलता है, सुलेमान रेंज निकलता है, अल्ताई माउंटेन निकलता है। ये सब जो है पामीर नाट से निकलता है। चलिए चलिए दोस्तों, दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? हम्म, बेरिंग जल संधि हम्म, निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ने का हम्म, कार्य करती है? हम्म, ऑप्शन ए है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। हम्म, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। हम्म, ऑप्शन सी है बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर। हम्म। ऑप्शन डी है आपके पास लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। जवाब तो दीजिएगा दोस्तों। इसका पहला वाला उत्तर चुटकी सागर और बेरिंग सागर है। अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये उठता है, जल संधि कहते किसे हैं होती पहला। क्या है? तो जल संधि जल का वो सकरा भाग है जो दो सागरों को जोड़ता है और दो महाद्वीपों या द्वीपों को अलग करता द्वीपीय है, भाग को अलग द्वीपीय करता है। भाग को अलग करता है। तो बेरिंग जल संधि है जो अगर बड़े तौर पे देखा जाए तो अटलांट मतलब प्रशांत महासागर और उसके बाद फिर आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि रसिया और अमेरिका को अलग करती, मतलब एशिया और अमेरिका को अलग करती है। और देखा जाए तो जो संधियां हैं इनका काफी महत्व है।
व्यापार से आप व्यापार में देख लीजिए, अगर इसी तरह देखिए एक दूसरा आप सामने बोला कि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, तो वहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। तो उसके थ्रू अगर देखा जाए तो व्यापार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको एक भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। वहां से होकर जहाजें अंदर जाके इटली और स्पेन इन सब के बंदरगाहों पे रुकती है। वहां से जो व्यापार है बहुत फायदेमंद है। नहीं तो पहले क्या होता है कि वहां से इटली से कोई सामान अगर उठता तो फिर आके इधर उतरता, फिर उठ के फिर यहाँ आता। इसलिए ये जो जल संधियां हैं व्यापार में काफी जो है सहायक होती हैं। और इसके बाद एक आपने बोला डेविस डेविस जल संधि है, जो कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। और ये देखिए तो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। कनाडा एक बेफिन आइलैंड है, बेफिन द्वीप है, उसको अलग करती है। और एक आपने और कोई एक संधि बोला था, एक लाल सागर और अदन की खाड़ी बाब एल मंडेब जल संधि है, जो लाल सागर और उसको जोड़ती है। तो अभी आपने जैसे बात किया भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर जब तक देखा जाए, अगर स्वेज नहर जब तक नहीं थी तब तक इसका महत्व थोड़ा कम था। क्योंकि ये जो था इधर के देश जो थे, इधर इंडिया और इधर इंडोनेशिया इस साइड के जो देश थे, वो यूरोप से नहीं जुड़ पा रहे थे। वो उधर से होके आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था। जब 1867 67 है, 67 हमें तो 67 लग रहा है। चलिए अच्छा भी देख लीजिए, इसे कंफर्म कर लिया जाएगा। तो जब इसका ये निर्माण हो जाता है तो स्वेज नहर का जो भूमध्य सागर और लाल सागर, तो ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर देती है, जिसके कारण यहाँ से दूरियां बहुत कम हो जाती हैं। तो यह एक व्यापार का बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। और विभिन्न प्रकार की जल संधियां अगर देखा जाए तो एक फ्लोरिडा की जल संधि है, जो मैक्सिको की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो क्यूबा और यूएसए को अलग करने का कार्य करती है। और एक जो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, उसे बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसका नाम पाक जल संधि है, जिसके कारण वो पाक के नाम से लोग उधर लगा देते हैं कि पाकिस्तान। वो पाक नाम का एक व्यक्ति था जिसने उसको, उसके नाम पे है वो, मतलब इंग्लैंड का था वो, उसके नाम पे है। एक और जल संधि बहुत अधिक पूछी जाती है, सुंडा जल संधि, जो कि जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ती है। वहीं पे एक ऊपर है मैगलन। मैगलन मतलब मैगलन यहाँ पे है। मैगलन तो उत्तरी अमेरिका के दो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की है। मैगलन स्टेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो है 1500 कुछ ईस्वी में, 1500 कुछ मतलब साल था, 1500 मतलब 16वीं सदी में, तो मैगलन नाम का व्यक्ति पूरा पहली बार पूरे ग्लोब का एक चक्कर मारा था, तो उसी के नाम पे उसके नाम मैगलन रखा गया। और मलक्का जल संधि हमें लगता है वहां पे, जो मलक्का जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में जाने की इधर हिंद महासागर से वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। वही एक माध्यम नहीं है, लेकिन सुंडा जल संधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके बीच में जो है सुंडा जल संधि के पास वहां पे क्राकातोआ नाम का एक ज्वालामुखी है, वो काफी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब मैगलन से ही एक मलक्का जल संधि से एक वो आ गया कि अभी जो है थाईलैंड जो है, थाईलैंड जो नीचे वाला मलय प्रायद्वीप है, उसी को सबसे छोटे भाग, जो सबसे पतला सकरा भाग है मलय प्रायद्वीप, वहीं पे काट के जो है नहर बनाने वाला। उससे ये हो जाएगा कि जो इधर से आने वाली सारी जहाजें हैं उस नहर से पार जाएंगे, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो इससे जो है सिंगापुर को काफी लॉस हो सकता है। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिकरण का आर्कटिक सागर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अटलांटिकरण का या अटलांटिफिकेशन, अगर इंग्लिश में अटलांटिफिकेशन का आर्कटिक महासागर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहला, बर्फ तेजी से पिघल रही है आर्कटिक महासागर की, और दूसरा है आर्कटिक महासागर में नमक ज्यादा हो रहा है, नमक मतलब लवणीकरण उसका हो रहा है, या फिर इसमें दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही, दोनों गलत है। दोनों सही हो सकते हैं। दोनों सही है दोस्तों। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि अटलांटिफिकेशन कहते किसे हैं। जो आप सभी लोग हम जानते हैं कि जो अटलांटिक आर्कटिक महासागर है, ये वर्ष भर पूरा बर्फ से ढका रहता है,
वो वर्ष भर बर्फ लगा रहता है, तो आप नॉर्वेजियन जो गल्फ है, नॉर्वेजियन जो जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम के बाद नॉर्वेजियन हो जाती है, तो ये आर्कटिक महासागर में जो है नीचे से पानी लेके जाती है हर वक्त। जो तो देखा जाए तो टेम्परेचर अंतर हो जाता है, तो लेयर एक एक लेयर बन जाती है। तो क्या होता है कि जो बर्फ की लेयर है उसके बाद कोल्ड वाटर की एक लेयर बनती है, उसके नीचे जो है गर्म पानी की एक लेयर बनती है। तब इन दिनों हुआ क्या कि जो नॉर्वेजियन धारा है ये बहुत ज्यादा पानी लेके जा रही है, तो उसका जो बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जा रहा है। जो जो वहाँ का जो अंदर का जो है वो बैलेंस ज्यादा बिगड़ रहा है, तो वहाँ पे जो है बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। और इसी कारण इसके वार्म वाटर ले जाने के कारण जो बहुत तेजी से इसमें नमक भी मिल रहा है, जो बर्फ को गलाने में बहुत तेजी से सहायता कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लवणीकरण भी हो रहा है, और इसके बाद फिर इसका जो बर्फ है ये भी बहुत तेजी से पिघल रहा है। इस पर रिसर्च चल रहा है बहुत तेजी से, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के बाद किसने की थी? जवाब दीजिएगा दोस्तों। आपके पास ऑप्शन 4 है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। अब त्रिपुरी सम्मेलन जो है ये फेमस है सुभाष चंद्र बोस के लिए। 1938 में हुआ था ये, 1939 में 38 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 39 में हुआ था। तो बात यह है कि 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्ष बने, तो गांधी जी तब भी इसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन ज्यादा वोट पाने की वजह से ये बन गए। और जो 39 में गांधी जी किसी और को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसी और को बनाना, कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष किसी और को बनाना चाहते थे। लेकिन जो कमेटी के मेंबर थे लोग, जो कांग्रेसी सदस्य जो इसमें वोटिंग करते हैं, उन्होंने एक बार फिर से पूरा एक तरफा जो है बहुमत से सुभाष चंद्र बोस को फिर से रेडी कर दिया होने के लिए। तो होता क्या है कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उसमें जब अध्यक्ष बनता है कोई, तो उसके बाद जो है एक कमेटी उसको गठित करनी होती है। तो गांधी जी ने कह दिया कि जब सब आप लोग अपने ही मन से कर रहे हैं तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, कमेटी में किसी भी कमेटी में भाग नहीं लूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस सबसे पूछने गए कि मतलब आप लोग सदस्य बनेंगे हमारी कमेटी के, तो कोई गांधी जी की वजह से कोई राजी नहीं हुआ। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा, क्योंकि कमेटी जब काम ही नहीं कर पाएगी तो फिर सुभाष चंद्र बोस कैसे काम कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अधिवेशन अध्यक्षता छोड़ दी। तो दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता अपनी त्यागी थी, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें हुआ था कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्ष बने थे, तो वो उनकी विचारधारा थी कि जो अंग्रेजों को हम इस तरह से मतलब कि आजादी नहीं ले सकते, वो थोड़ा उग्र भाषण दे देते थे, जिसके कारण गांधी जी जानते थे कि एक संस्था होनी चाहिए लीडरशिप के लिए, नहीं तो आगे हमें आजादी मिलने में बहुत कठिनता होगी। क्योंकि सभी लोग 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो एक निश्चित संस्था न होने के कारण वहां बहुत आसानी से उसका दमन कर दिया गया था। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि फिर दोबारा ऐसा हो, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन चुकी थी जो जनता की आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी। तो इसलिए गांधी जी जब थोड़ा नाराज हो गए थे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता त्याग दी थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारघोष और हिंदकुश पर्वत के बीच कौन सी पठार है? चारघोष और हिंदकुश पर्वत के बीच कौन सी पठार है? पहला ईरान की पठार, दूसरा है अरेबियन की पठार, तीसरा है तिब्बत की पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा पहला जो क्वेश्चन आपने बोला है कि चारघोष का पठार ईरान की पठार, ईरान पहला ऑप्शन ईरान की पठार, चारघोष माउंटेन और चारघोष माउंटेन और हिंदुकुश के बीच में ये। तो देखा जाए दोस्तों, तो अभी मैंने आपको नाट समझाया है, जो है एक अर्मेनियन नाट और एक पामेर नाट।
तो हिंदुकुश पर्वत निकल के वहाँ मिलता है, चारगुश पर्वत इधर से जैसे अर्मेनियन नाट से निकल के नीचे से आता है आपके पर्शियन गल्फ की तरफ से नीचे से होकर फिर इधर सुलेमान रेंज से मिल जाता है, पाकिस्तान के में सुलेमान रेंज है, तो वहाँ से मिल जाता है। तो बीच में जो एक पठार बनती है, उस पठार का नाम ईरान का पठार है। और देखा जाए तो और पठार जो अरेबियन की पठार है, तो पूरा अरेबियन पेनिनसुला पे अरेबियन की पठार है। और उसके बाद फिर तिब्बत की पठार तो हम लोग सब जाते हैं, विश्व का छत कहा जाता है इसे। हम्म, और ये तिब्बत एक पहले एक देश ही था, लेकिन चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। हम्म, तो तिब्बत पठार आपको हिमालय के पर्वत और एक अल्टाई माउंटेन है उसके बीच में है। और उसके बाद देखा जाए तो एक यही तीन ऑप्शन थे। और अगर प्रमुख पठार देखा जाए तो भारत में एक दक्कन की पठार है, और उसके मालवा बाद का पठार एक है। मालवा का पठार है, फिर रोहेलखंड की पठार है, फिर उसके बाद आपका बघेलखंड की पठार है। बहुत सारी पठार हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट एक मेघालय की पठार है। चलिए, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे वीडियो जो इतना ही बनेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए इसको। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, तो उसका जो हमें लाभ भी मिलना चाहिए। तो धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जो वीडियो होती है बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो इसलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।